तो आज हम लोग कक्षा 10 का, ठीक है, रसायन विज्ञान पहला पाठ पढ़ने वाले हैं, ठीक, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी पर आधारित होगा और ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रसायन विज्ञान में आप लोग देखते होंगे कि तमाम प्रकार के उपकरण होते होंगे। ठीक है, जैसे इसे कहा जाता है कोनिकल फ्लास्क। क्या कहा जाता है? ये फ्लास्क का मतलब होता है कि नॉर्मल कुछ रखने वाला। ठीक है, ये सब कांच के बने होते हैं। तो जैसे ये आपको हमेशा दिखेगा, ठीक है, तो कोन जैसा है, तो कोन जैसा है इसे कहा जाता है कोनिकल फ्लास्क। क्या कहते हैं? ठीक है, और ये जो है ये जग जैसा लग रहा है आपको, तो ये बीकर होता है। क्या होता है? बीकर। और ये भी फ्लास्क है, बट ये गोलाकार फ्लास्क है। बात समझ में? तो केमिस्ट्री में कई प्रकार के उपकरण होते हैं। ठीक है, अब जैसे कांच का होता है, तो कांच में अक्सर एक कंपनी होती है बोरोसिल। ठीक है, तो बोरोसिल जो होता है कांच का, उसका होता है कि इसको गर्म करेंगे तो फूटता नहीं है। तो नॉर्मली बोरोसिल जो होते हैं वही ज्यादा अच्छा होता है, तो उसको गर्म भी कर सकते हैं। नॉर्मल कांच को गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसमें आएगा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, कि मतलब भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक, अब देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है। देखिए, तो भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था बदल जाए। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की क्या बदल जाए? अवस्था बदल जाए, या रूप बदल जाए, या क्या बदल जाए? आकृति। तो ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन में या तो पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, ठीक है, या तो उसका रूप बदल जाता है, या तो उसकी आकृति बदल जाती है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का अवस्था, रूप, आकृति, ठीक है, आकार, आयतन, घनत्व, आकार हो गया, ठीक है, इसका आयतन हो गया, तो इन सब में जो है इसका परिवर्तन हो जाता है। तो पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। ठीक है, अवस्था का मतलब यह है कि जैसे ठोस है तो ठोस से द्रव हो जाए, द्रव है तो द्रव से गैस हो जाए, ऐसा कुछ अवस्था बदलेगा। ठीक है, रूप का मतलब क्या है? कि रूप का मतलब यह है, आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए कांच है, देख रहे हैं आप लोग, तो कांच जो है इसका ये टूटा हुआ है। तो अगर ये कांच न्यू रहा होगा तो कुछ और है, और टूटने के बाद ऐसा हो गया, इसका क्या बदल गया? रूप बदल गया। तो केवल रूप बदला है, तो रूप बदलने का मतलब कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। मतलब जो कांच का टूटना है वो भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो है बर्फ के ग्लेशियर हैं। क्या है? अब ये बर्फ पिघलेगा, तो बर्फ का पिघलना क्या होगा? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि बर्फ ठोस होता है। ठीक है, बर्फ क्या होता है? ठोस। और ठोस होता है, और जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो पिघल जाएगा। तो अवस्था बदला कि नहीं बदला? बर्फ ठोस होता है, ठीक है, और ठोस से हो गया द्रव, तो अवस्था बदल गया। तो अवस्था बदल गया तब भी क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। देख रहे हैं, ठीक है, कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग जो है इससे चल रहे हैं स्टीमर से, और यहाँ पे बर्फ दिख रहा है, यहाँ से घूम जाएंगे। ये बर्फ बड़े मजबूत होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बर्फ जो है नीला भी होता है। अगर ये बर्फ जो है कई हजार सालों से अगर पिघले ना, ठीक है, अगर ये बर्फ मान लीजिए हजारों या लाखों वर्ष तक, अगर ये बर्फ हजारों या लाखों वर्ष तक जो है पिघले ही ना, ठीक है, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? ब्लू, यानी नीला हो जाएगा। और इसका जो कीमत है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ये हजारों सालों से, लाखों सालों से पिघले ही ना, अगर बहुत ठंडा होगा तो ये लगभग नीला जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब प्योर नीला नहीं होगा, जैसा ये नीला दिख रहा है ना, इस प्रकार का नीला हो जाएगा। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बहुत ज्यादा महंगे वाइन बनाने में किया जाता है। वाइन का मतलब शराब। बहुत महंगे महंगे जो है इसे शराब बनाए जाते हैं, अगर नीला हो जाता है तो। ठीक है, इसकी कीमत बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा। इतना मानिए कि कम से कम लाखों रुपए इसका कीमत हो जाएगा 1 लीटर का, क्योंकि बहुत समय लगता है। ये आपको ऐसे तो मिल नहीं जाएगा, उसके लिए 1000 वर्ष या 1 लाख वर्ष वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा।
तो बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? और कांच का टूटना, आप देख रहे हैं कांच टूटने के बाद या चटकने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे मोमबत्ती हो गया, ठीक है। तो देखिए मोमबत्ती में दो चीजें होती हैं, एक होता है मोमबत्ती का जलना, एक क्या होता है? जलना, एक क्या होता है? पिघलना। अब देखिए अगर पिघलने की बात करेंगे, ठीक है, तो मोमबत्ती का जो पिघलना है ये भौतिक परिवर्तन में आएगा। इसमें आएगा, मोमबत्ती का जो पिघलना है ये भौतिक परिवर्तन में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जलने की बात करें तो जो जलना है वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। किसमें आएगा? ठीक। तो आप देख रहे हैं कि मोमबत्ती जल भी रहा है और पिघल भी रहा है। पिघल के आया कि नहीं आया साइड में? तो ये पिघल के साइड में आ गया, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। और कुछ मात्रा में ऊपर से खत्म होता जा रहा है। पहले मोमबत्ती बड़ी रही होगी, अब छोटी होती जा रही है, तो मतलब जो जल के उड़ गया, जो जल के उड़ गया, ठीक है, तो वो उड़ गया मतलब वो जल रहा है, यानी रासायनिक हो गया। अब पिघल रहा है तो भौतिक हो गया। तो मोम का पिघलना जो है, यानी मेल्टिंग ऑफ मोम, तो उसको वैक्स, तो वो आ जाएगा भौतिक परिवर्तन में, ठीक है। और जलना का मतलब किसमें आ जाएगा? रासायनिक। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में, ठीक है, पदार्थ का रूप, आकार, आयतन, आकृति ये सब बदलता है। कोई समस्या? और अवस्था बदलता है, ठीक है। अब कौन सा परिवर्तन बचा हुआ है जी? हाँ, रासायनिक परिवर्तन बचा हुआ है। कौन सा परिवर्तन? अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, ठीक है, जिसके फलस्वरूप एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है। कैसा पदार्थ बनता है? पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। कैसा पदार्थ बनता है? नया पदार्थ। और इस नए पदार्थ का जो गुण होगा, यानी क्वालिटी, गुण माने, हाँ, नए पदार्थ का जो गुण होगा वो अलग होगा। क्या होगा? अलग। तो अगर ऐसा परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप हमें कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है और जिसका गुण जो है उन पदार्थों से अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन की पहचान है, क्या पहचान है? देखिए उससे गैस निकल सकता है। क्या निकल सकता है? दूसरा, या तो उसको उष्मा देना पड़ेगा या तो उष्मा निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो हो सकता है कि उसे उष्मा देना पड़े। क्या करना पड़े? हो सकता है कि उससे उष्मा निकल भी जाए, ठीक है। तो ये किसका लक्षण है? अच्छा, एक और हो सकता है रंग परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रंग परिवर्तन। अगर ये 3-4 चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप आपको कोई नया पदार्थ मिलेगा, ठीक है, और उसका गुण क्या होगा? अपने पुराने वाले पदार्थों से क्या होगा? अलग होगा। जैसे दही। अब दही किससे बनता है? दूध से। सबको पता है दूध का टेस्ट बहुत अलग होता है, ठीक है, और दही का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। दूध देखने में भी थोड़ा अलग लगता है और दही देखने में अलग लगता है। तो सब दूध से दही बदलने पर क्या उसका पूरा क्वालिटी नहीं बदल गया? तो पूरा क्वालिटी बदल गया। तो दूध से दही का जमना कौन सा प्रोसेस? हाँ, केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन। तो बात समझ में आया? अच्छा, दूध से दही बना हुआ है तो आप देखते होंगे कि दही हल्का बहुत स्मेल भी करता है। दूध स्मेल नहीं करता, दही स्मेल करता है थोड़ा बहुत। इसका मतलब उससे क्या निकल रहा है? गैस निकल रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन अगर होगा, ठीक है, तो उससे गैस निकल सकता है, या तो उष्मा देना पड़ेगा या तो उष्मा लेना पड़ेगा, और निकलेगा। और रंग परिवर्तन भी होता है। क्या परिवर्तन होता है? रंग परिवर्तन। ये 3-4 चीजें हैं जो बताती हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। जैसे भोजन का पकना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। क्योंकि भोजन को पकाने के लिए आपको गैस देना पड़ता है, यानी उष्मा देना पड़ता है। उष्मा आया कि नहीं आया? अच्छा, भोजन को पकाने के बाद उसका रंग नहीं बदल जाता? आप देखे होंगे कि आलू नॉर्मल कैसा होता है, पकने के बाद कैसा हो जाता है, ठीक है, तो रंग भी बदल गया। अच्छा, तो आप देखते होंगे कि भोजन जब पकता है तो उस भोजन से खाने का महक निकलता है, यानी अलग प्रकार की गैस भी निकलती है। तो गैस निकला नहीं निकला?
तो अगर कोई भी रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है, तो या तो गैस निकलेगा, ठीक, या तो ऊष्मा निकलेगा, या तो ऊष्मा देना पड़ेगा, ठीक है, या तो रंग परिवर्तन होगा। ऐसा होगा तो हम कहेंगे कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया? अब देखिए कुछ, अब मोमबत्ती का जलना जो है, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, ये भौतिक में भी आएगा, ये किसमें आएगा? रासायनिक में। पिघलना वाला भौतिक में आएगा, ठीक। अब ये देखिए, ये लोहा देख रहे हैं सब लोग, ये लोहे की चैन है। अब सोचिए लोहे का चैन ये रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब इसमें क्या लगा हुआ है? जंग। तो लोहे में जंग लगना भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अच्छा, जंग न लगा होता तो, देख रहे हैं, जंग न लगा होता तो ऐसा होता, एकदम देख रहे हैं चमक रहा है, और जंग लगने के बाद ऐसा हो गया, ठीक है। ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। और देखिए अब इतना हो गया, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया, क्या देखना है हमें? रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है। क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या कोई एक पदार्थ अपघटित होकर, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या कोई एक पदार्थ अपघटित होकर नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन। बात समझना? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, अच्छा, अभिकारक का एक और नाम है, किसी को पता है? हाँ, अभिकारक का एक और नाम है क्रियाकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, ठीक है, अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। कोई दिक्कत? एक बात और, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा। यानी बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए, आप लोग बात करेंगे तो उसके लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा। तभी तो भोजन करना पड़ता है, नहीं तो भोजन करना ही नहीं पड़ता। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती। अब ऊर्जा किसी भी रूप में दी जा सकती है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं जिसमें गर्म करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं कि जब उसको ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा आती है, वही पर्याप्त होता है। यानी किसी न किसी रूप में उसको ऊर्जा मिलती है, ठीक है, तभी केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। इतनी बातें याद हो गई, ठीक है। कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या कोई एक पदार्थ अपघटित होकर नया पदार्थ बनाते हैं तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा, उसे अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक का दूसरा नाम है क्रियाकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो आपको प्राप्त होगा उसे क्या कहा जाता है? उत्पाद। उत्पाद यानी क्रियाफल कहा जाता है। क्या बात समझ में आ गया? अब थोड़ा बहुत अभिकारक और उत्पाद में समस्या होगा, तो आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे N2 + 3H2। अब ये रिएक्शन मान लीजिए हम लिख दिए, N2 मीन्स नाइट्रोजन
H2 मीन्स हाइड्रोजन, NH3 माने अमोनिया, NH3 माने अमोनिया। अब इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया है, तो आप देख रहे होंगे ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है कि नहीं लिया है। तो अगर ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, इसका क्या नाम होगा? अभिकारक। इसका नाम अभिकारक होगा। अच्छा, ये अभिक्रिया के बाद बना है, इसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद। ठीक है, तो ये अभिकारक कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। अच्छा, इसका एक और नाम है, अभिकारक को हम क्या कह सकते हैं? अभिकारक को हम कह सकते हैं क्रियाकारक। बात समझ में आ गया? ठीक है, और उत्पाद को हम कह सकते हैं क्रियाफल। बताइए, बात समझ में आ गया? तो ये तो भाग ले रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले पदार्थों को उत्पाद या क्रियाफल कहा जाता है। बताइए, कोई समस्या हो? ठीक है, अब अभिक्रियाओं के कई प्रकार हैं, काफी चीजें हैं, तो उसका डिस्कस हम लोग करते हैं। अब देखिए, ये क्या देख के बता सकते हैं क्या है? ब्रेड। अब ब्रेड को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है और आटा होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का जो गर्म करेंगे तो वो भी कौन सी प्रोसेस होगी? यानी कहीं ना कहीं ये, अब बताइए, आटा और थोड़ा बहुत ऑयल बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मैदा बोल सकते हैं, और बेकिंग सोडा, यानी कई सारी चीजों को मिलाया गया। मिलाने के बाद क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तब तो इतना पंची हो गया, फूल गया। तो मतलब जो ब्रेड का बनना है, ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे अक्सर, ये नहीं देखे हैं? चलिए, अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, किसी बात करते हैं? रासायनिक समीकरण का मतलब होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण कहा किसे जाए? अब देखिए, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, कौन लेने वाले? अच्छा, भाग लेने वाले कौन होते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले पदार्थों को, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले जो भी पदार्थ हैं, कौन है? हाँ, जो भी पदार्थ हैं, इनको लिखा जाए। कैसे लिखा जाए? सूत्रों के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से। तो यही जो प्रोसेस है, लिखने की विधि है, वो क्या कहलाती है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं प्रतीकों के माध्यम से जो लिखने की विधि होती है, वो क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण में हम इक्वेशंस को लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं। बात समझ आ गया? जैसे इसका एग्जांपल लिया जाए, जैसे एग्जांपल लें तो हम बोल दें कि शुष्क चूना, शुष्क जो चूना है, अगर ये पानी के साथ क्रिया कर ले, किसके साथ? अगर शुष्क चूना पानी के साथ क्रिया कर ले तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा चूना पानी। क्या बनाएगा? चूना पानी। अब देखिए, ये रासायनिक समीकरण नहीं हुआ, ये हमने पूरा व्याख्या करके लिख दिया। ठीक है, कि शुष्क चूना जब पानी के साथ क्रिया करेगा तो चूना पानी बनेगा। अब चूना पानी बनेगा तो ये रासायनिक समीकरण नहीं है। रासायनिक समीकरण का मतलब है कि इन सबको प्रॉपर आप कैसे लिखिए? सूत्रों के माध्यम से लिखिए या इनके सिंबल्स यानी प्रतीकों के माध्यम से लिखिए। तो आप लोग बताइए, शुष्क चूना का सूत्र क्या सबको पता है? क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। अब पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये क्रिया करेगा तो बनाएगा CaOH का सेकेंड ट्वाइस। आप जानते हैं कि यहां से थोड़ी मात्रा में क्या निकलती है? हीट निकलती है।
और इस अब देखिए, अब ये बताइए आप लोग, ठीक है ना, कि ये जो है ये ठोस अवस्था में है, शुष्क चूना ठोस अवस्था में रहेगा, पानी जो है लिक्विड अवस्था में रहेगा, लिक्विड है, और ये फिर क्या मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड बोल सकते हैं, तो ये भी आपको लिक्विड रूप में मिलेगा। तो बात समझ में आया? तो इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, या अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले पदार्थों को, ठीक है, सूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से जो लिखने का पूरा मेथड होता है, विधि होता है, वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अच्छा, रासायनिक समीकरण क्या होता है, या तो संतुलित या तो अच्छा, असंतुलित का एक और नाम है, कोई बताए, कंकाली। असंतुलित को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है, ठीक है, कंकाली कहा जाता है, मतलब इसका एक नाम है। अब देखिए, अब संतुलित क्या होता है, ठीक है, तो देखिए दो ही चीज होता है, एक होता है क्रियाकारक, क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, क्रियाफल। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, एक जो भाग ले और जो एक अभिक्रिया के बाद प्राप्त हो, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक, ठीक है, और अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त हो उसे क्रियाफल। अब देखिए, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है, इसमें के जितने परमाणु हैं, तत्वों के परमाणु आपस में क्या हो, बराबर, तो क्रिया, देखिए ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक के परमाणुओं की संख्या और क्रियाफल के परमाणुओं की संख्या दोनों अगर बराबर है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित। अब बराबर नहीं है तो संतुलित का मतलब होता है कि एक ऐसा रासायनिक समीकरण, ठीक है, जिसमें प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों में क्या हो, बराबर हो। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों में क्या हो, बराबर हो, तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे, अब बराबर ना हो तो। अब आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, वही खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। आप लोग कचौड़ी उचौड़ी बनता होगा घर पे, तो कचौड़ी को थोड़ा मुलायम बनाने के लिए, ठीक है, उसमें एक अलग सा व्हाइट पाउडर डाला जाता होगा, ठीक है। वो व्हाइट पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा ही होता है, उसका फार्मूला है, ठीक है। अब ये डालने पे क्यों ज्यादा फूलने लगता है पूरी कचौड़ी, देखिए क्यों फूलता है, तो जैसे ही मान लीजिए इसको गर्म किया जाए, ठीक है, तो जब सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो बनता है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, Na2CO3 अब प्लस H2O अब प्लस बन जाता है CO2। अब देखिए ये समीकरण एक है और ये समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित क्यों नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। अगर इस तरफ हम बात करें, ठीक है, तो सोडियम जो है एक है, हाइड्रोजन भी जो है एक है, और कार्बन भी जो है एक है, और ऑक्सीजन जो है कितना है, 3। देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, हाइड्रोजन एक, सोडियम एक, कार्बन एक और ऑक्सीजन। इधर चेक करते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए सोडियम कितना है, 2 ठो है, कार्बन एक यहाँ 2 ठो है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 1 4 और 2 6, ऑक्सीजन 6 ठो है, हाइड्रोजन 2 ठो है। आप ही लोग बताइए क्या ये समीकरण संतुलित है, नहीं, क्योंकि क्रियाकारक में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में जो है परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं असंतुलित या कंकाली। समझ में आ गया? तो अगर यहां हम 2 से गुणा कर दें, ये संतुलित हो गया। 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम 2 ठो, 2 यहां भी हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 एक कम 2 ठो, 2 ठो वहां भी हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ठो, 6 ठो वहां भी है, ठीक है। तो संतुलित असंतुलित का मतलब समझ में आ गया। अगर 2 से गुणा नहीं किए थे तो ये असंतुलित था, ठीक है। जैसे ही 2 से गुणा कर दिए तो क्या बन गया, संतुलित।
तो आगे चल के हम लोग संतुलित असंतुलित के बारे में काफी चर्चा करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में सबको? चलिए अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, यानी अगर कोई भी समीकरण संतुलित है तो हम उसका क्या महत्व है। देखिए, तो अगर कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित है तो इसके बहुत सारे महत्व हैं। अब पहला महत्व क्या है? ठीक है, अगर कोई रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है, तो हमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के बारे में पता चल जाता है और अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, जैसे भी जो एग्जांपल लिखे हैं वही लिख रहे हैं। ठीक है, अब लिख दिया गया Na2CO3, ठीक है, और यहां लिख दिए हम H2O। अब मान लीजिए कि यहां से हम लिख दिए डायरेक्ट 2NaHCO3। अब जैसे ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो संतुलित नहीं है तो हम तो जो दिखेगा वही बोल देंगे, लेकिन ये समीकरण संतुलित तब होगा जब यहां कौन आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए। अगर ये समीकरण संतुलित है तो संतुलित का मतलब यह है कि इसमें सारे तत्व लिखे जाएंगे, सारे यौगिक लिखे जाएंगे। तो संतुलित होने का मतलब है कि सब कुछ सही सही रहेगा। तो सही सही रहेगा तो ये बताना आसान रहेगा कि अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है और कौन भाग। तो रासायनिक समीकरण का संतुलित है तो ये बताया जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ भाग नहीं। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखते ही ना और आप उसका नाम ना लेते। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखेंगे तो ये संतुलित ही नहीं रहेगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के बारे में पता चल जाता है और अभिक्रिया के बाद कौन कौन से पदार्थ बनेंगे ये भी बातें मालूम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल अभी आया था, इसके बाद जो है देखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहला महत्व हो गया। ठीक है, दूसरे महत्व की बात करें। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें यह पता चल जाता है कि किसी अभिक्रिया में, ठीक है, कितने परमाणु भाग लिए हैं और किस तत्व के कितने परमाणु जो हैं प्राप्त होते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें यह पता चल जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, कितने परमाणु भाग लिए हैं और उनकी संख्या मालूम हो जाती है। ठीक है, और अभिक्रिया के बाद कितने परमाणु बने हैं उनकी संख्या मालूम हो जाती है। सबसे मेन, ठीक है, सबसे जो मेन है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो जाती है। ठीक है, सबसे मेन जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम की क्या होती है, पुष्टि हो जाती है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे अगर बात करें H2 प्लस 2O2, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 2H2O। ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब अगर इसमें इनका द्रव्यमान निकाला जाए, ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। अब 2 ठो है, 2 एक कम, तो 2 ग्राम यहाँ पर कौन मान ले, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो O2 का 16 दूना और 2 32 दूना, तो आ जाएगा 64 ग्राम। और कितना ग्राम, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का होता 16 है, कितना होता है 16। अच्छा, यहाँ पे 2H2O या O2 कर देते तब भी काम चल जाता। ठीक है, O2 कर दे, यहाँ पे 2H2 कर दे और O2 कर दे। ठीक है, अब देखिए, अब हाइड्रोजन का 1 होता है,
2 एकम 2 और 2 4, ठीक है। तो 4 ग्राम जो है ये हो गया आपका हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। अब 2 ठो है तो 16 दूना 32, तो 32 ग्राम क्या हो गया ऑक्सीजन। आपको याद होना चाहिए पानी का 18 होता है, कितना होता है 18 दूना 36 ग्राम। अब ये बताइए रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना, इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिए हैं, इनको जोड़ने पर 4 ग्राम और 32 ग्राम कितना ग्राम आ रहा है 36 ग्राम आ रहा है। और रासायनिक अभिक्रिया में बना पानी, तो पानी भी कितने ग्राम आ रहा है। तो हमें यहां से किसकी पुष्टि हो रही है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले कुल पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। 34 और 32 और 4 36 ग्राम इधर भी आ रहा है, 36 ग्राम इधर भी आ रहा है। तो किस नियम की पुष्टि हो गई, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो गई। कितनी बातें हो गई 3। चौथी बात भी यहीं से बता सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें यह पता चल जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितना पदार्थ मिलाया जाए तो कितना पदार्थ बनेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें यह पता चल जाता है कि कितने द्रव्यमान के पदार्थ से कितने द्रव्यमान का पदार्थ प्राप्त होगा। जैसे ये एग्जांपल, अगर हम 4 ग्राम हाइड्रोजन ना अब 32 ग्राम ऑक्सीजन मिला दें, 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिला दें तो 36 ग्राम क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो स्पष्ट नहीं हो गया कि इतने ग्राम को मिलाएंगे इतना ग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण के क्या हो गए, महत्व हो गए। एक और देख सकते हैं आप, जैसे आप ले लीजिए NaOH को और क्रिया करा दीजिए HCl से, NaOH का रिएक्शन करा दीजिए HCl से, ठीक है। अब देखिए, अब ये बताइए सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, तो 23 16 39, हाइड्रोजन का 1 यानी 40 ग्राम, कितना ग्राम, और हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो गया 36.5 ग्राम। अब बनता क्या है, तो ये H और ये OH मिल के बना देंगे जल, ठीक है। और ये Na और ये Cl मिल के क्या बना देंगे, NaCl। अब सोडियम का 23 होता है, अब इसका 35.5, तो 58.5, 23 और 35 58 हो गया, तो ये आ गया 58.5 ग्राम। अब पानी का 18 होता है, तो ये हो गया 18 ग्राम। जोड़ के चेक कर लीजिए आप, 36 और 40 76 और 76.5 आ गया, 58 18 भी 76 होता है, 76.5 आ गया। तो यहाँ द्रव्यमान संरक्षण की पुष्टि हो रही है और हमें ये पता चल रहा है कि कितने ग्राम पदार्थ कौन कौन सा मिलाएंगे तो कितने ग्राम कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होंगे। जैसे 40 ग्राम NaOH और 36.5 ग्राम HCl मिलाएंगे तो 58.5 ग्राम NaCl बनेगा और 18 ग्राम जो है जल बनेगा। तो यही बात बोले हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें यह पता चल जाता है कि कितने द्रव्यमान को मिलाने पर कितने द्रव्यमान का पदार्थ प्राप्त होगा। तो ये महत्व हो गया और ध्यान दीजिएगा पेपर के लिए महत्वपूर्ण भी है ये। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कई सारे चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे इसको फ्लास्क कहा जाता है, तो यहाँ गर्म किया जा रहा है, तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बात समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं कई प्रकार की होती हैं। जैसे संयोजन अभिक्रियाएं, ठीक है, वियोजन अभिक्रियाएं, फिर कौन सी हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचयन।
और भी होते हैं, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, तो कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। बात समझा? तो हमें अब इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में जो है अध्ययन करना है। कोई समस्या? तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक, अब आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो शुरुआत करते हैं संयोजन अभिक्रिया से। किसे करते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, इसका एक और नाम है संकलन, इसका एक और नाम है योगात्मक। तो संकलन अभिक्रिया भी इसी का नाम है, संयोजन अभिक्रिया भी इसी का नाम है, ठीक है, और योगात्मक अभिक्रिया भी इसी का नाम है। कोई समस्या? अब संयोजन अभिक्रिया का बेस्ट एग्जांपल है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कि यहां पे मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, जलाया गया। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, देखिए, तो अगर मैग्नीशियम को लिया जाए और ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो जब मैग्नीशियम धातु जो है, मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक सफेद रंग का पाउडर होता है। कैसा होता है? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर, या एक पदार्थ नहीं बना रहे हैं, अगर दो पदार्थ मिलकर या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बनाए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक चीजें मिलेंगी और मिलने के बाद केवल एक ही उत्पाद बनाएंगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संयोजन या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहां मैग्नीशियम एक पदार्थ हुआ, ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ हुआ, ठीक है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, जो कि सफेद रंग का पाउडर होता है। तो ये दोनों मिलकर एक ही पदार्थ बना रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? संयोजन अभिक्रिया हुई। और उसका चित्र भी बना हुआ है कैसे जो गर्म किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अब देखिए, और इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे अगर अभी आप लोग देख चुके हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो बनता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये भी एक प्रकार की कैसी क्रिया है? संयोजन क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अच्छा, इसका नाम सब जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट ना, और इसका नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट या धावन सोडा। अच्छा, संयोजन के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाया जाए, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाया जाए तो बन जाता है अमोनिया। क्या बन जाता है? अमोनिया। ठीक है, संतुलित करना भी हम सीख लेंगे अलग से। ठीक, दूसरा क्या बता सकते हैं, अभी आप लोग देखे हैं कि जब शुष्क चूना को जल में घोला जाता है,
जब शुष्क चूना को जल में घोला जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है बिना बुझा चूना। इसका नाम है बिना बुझा चूना। ठीक है, और अगर ये पानी से क्रिया कर लिया तो बुझ गया, इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा बुझा चूना। बात समझा? यानी बिना बुझा था और जैसे ये पानी से क्रिया किया तो बुझ गया, उसे कहा जाता है बुझा चूना। और नॉर्मल इसको शुष्क चूना कहेंगे, इसको चूना पानी भी कहा जाता है। और रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अच्छा, यहाँ पे अभिक्रिया में थोड़ी सी उष्मा निकलती है, हीट भी निकलती है, तो समझ में आ गया? तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हाँ, ये सभी जो है संयोजन अभिक्रियाओं के क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, और भी हैं, जैसे अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अगर सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ दो लोग मिलकर एक ही चीज बना रहे हैं, जुड़ रही हैं। यहाँ भी तीन लोग मिलकर एक ही चीज बना रहे हैं, जुड़ रहा है। यहाँ भी दो ही लोग मिलकर एक ही चीज बना रहे हैं, जुड़ रहा है। यहाँ भी दो लोग मिलकर एक ही चीज बना रहे हैं, जुड़ रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अच्छा, और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जब कार्बन को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलाई जाए, जब कार्बन को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलाई जाए तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जब कार्बन को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलाई जाती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब कार्बन को, ठीक है, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जलाई जाए, अब देखिए यहां पर एक ही कार्बन था, ऑक्सीजन उतना ही था, लेकिन यहाँ कार्बन बढ़ा दिए ना और ऑक्सीजन उतना ही है, यानी यहाँ मात्रा कम हो गई। तो जब पर्याप्त मात्रा में जलाएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब सीमित मात्रा में जलाएंगे तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जब कार्बन को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और सीमित मात्रा में जलाते हैं तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रहेगा? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और जब ये क्रिया करेगा कार्बन से तो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो है हमारे ऊतकों को नष्ट कर देगा। अगर सांस लेंगे और आपके फेफड़ों में चला गया तो फेफड़ों के ऊतकों को नष्ट करने लगेगा और जिसके बाद आपकी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये बहुत सारे रिएक्शन हो गए, किसके? संयोजन अभिक्रियाओं के क्या हो गए? रिएक्शन हो गए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही हम पढ़ते हैं। अब अगला जो होगा लेक्चर, ठीक है, उसमें हम सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को एक साथ क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख के और इनके एग्जांपल्स को समझ लीजिएगा और आगे हम लोग पढ़ते हैं। धन्यवाद।